हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में भी हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास को एंशियंट हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, ये मध्यकालीन भारत भी इसे कहा जाता है क्योंकि हम भारत की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में इसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके बाद एक और पार्ट इसी के साथ जुड़ता है, उसे कहते हैं स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, यानी इंग्लिश में इसे कहेंगे हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये वाला जो स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है, ये कुछ एग्जाम्स में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, आईएएस वगैरह, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें उसमें आता है पीसीएस हो गया, स्टेट पीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आ जाता है, क्योंकि अब पीसीएस का भी लेवल काफ़ी बढ़िया आने लगा है पिछले कुछ सालों से, तो उसमें भी इस टॉपिक को पूछ लेता है। पर उसके अलावा कुछ अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे रेलवे के ले लें, तो रेलवे के एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होता है, लेखपाल हो गया, इन सब में इसकी इम्पोर्टेंस कम होती है, आता है पर कम आता है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, जैसे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल हो गया, यूपी टीईटी वगैरह हो गया, तो उसमें इसकी इम्पोर्टेंस कम रहेगी। यूपीएससी या पीसीएस है तो उसमें इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। और इतिहास में भी अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आधुनिक इतिहास होता है। अगर हम इसे 100% मान के चलें, 100% में से तो 50% तो लगभग इसी में से आ जाता है। उसके बाद 25-25 इसे लगा लीजिए, इन दोनों को मान के चलें। अगर एग्जामिनर 4 सवाल पूछेगा तो 4 सवाल में से 2 सवाल तो लगभग आधुनिक इतिहास से पूछ लेगा, उसके बाद एक एक इसमें लगा लीजिए। और उसमें भी जो एक पूछेगा उस प्राचीन और मध्यकाल में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादातर पूछता है। तो प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, उसे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल हो गया, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल में हम देखेंगे कि मानव कैसे पत्थर युग में रह रहा है, पत्थर की सब चीज़ें यूज़ कर रहा है, उसके हथियार पत्थर के हैं, वो जिस गुफा में रह रहा है वो सब पत्थर के हैं। तो इस प्रकार ये पाषाण काल होगा, इसमें अभी तक किसी भी धातु की खोज नहीं हुई होगी। ताम्र पाषाण काल देखेंगे कि इंसान तांबे का यूज़ करना शुरू कर देता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है इंग्लिश में। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखेंगे एक नगरीकृत सभ्यता होगी, जिसमें पक्की ईंटों के घर, पक्की नालियां, ये सब चीजें होंगी। पर वहीं पे उसके बाद जब आगे चलेंगे तो वैदिक सभ्यता आएगी, पर इसमें देखेंगे कि एक नगरीकरण आ जाता है। सॉरी, नगरीकरण नहीं होगा, एक ग्रामीण सभ्यता होती है। मतलब नगरीकरण सभ्यता से हम ग्रामीण सभ्यता को पढ़ेंगे, और ग्रामीण सभ्यता के बाद फिर से एक बार नगरीकरण काल देखने को मिलेगा इन महाजनपद काल में। टोटल 16 महाजनपद होंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ वंश होंगे, वंशों के बारे में देखेंगे कि मौर्य काल है, जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया,
गुप्तोत्तर काल। तो इसके बाद जो होगा इतिहास, वो प्राचीन इतिहास से हम मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करेंगे। और प्राचीन काल के इतिहास में अगर हम देखें कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो एक तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। ये काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट रहता है एग्जामिनर के लिए, और इसमें करंट में भी कुछ ना कुछ रिसर्च चलती रहती है। हर साल कोई ना कोई साइट होती है जो करंट अफेयर में रहती है, और उसी करंट अफेयर के साथ लिंक करके सिंधु घाटी सभ्यता से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैदिक काल से भी क्वेश्चन आते हैं, और इधर महाजनपद काल हो गया, इससे भी क्वेश्चन उठते हैं। और महाजनपद काल में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसकी भी स्टडी करेंगे। बौद्ध और जैन धर्म से भी क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इसके बाद फिर मध्यकाल, अगर देखें मध्यकालीन भारत के बारे में, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है मुख्यतः, और इसके बाद मुगल काल है। और मुगल काल के बाद हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं और भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर लेती हैं, जिनमें मुख्य होते हैं अंग्रेज। फिर अंग्रेजों का शासन पढ़ेंगे, और कुछ जो नीतियां उन्होंने बनाई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम इतिहास को पढ़ेंगे। पर इतिहास पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स है जो हिस्ट्री के, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ जो बेसिक्स हैं हिस्ट्री के, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो एक तो क्वेश्चन सीधे ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका आंसर होता है हेरोडोटस। ये एक यूनानी इतिहासकार थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिका। ये पुस्तक याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और शब्दावलियों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक शब्द यूज होता है पुरालेखा शास्त्र। इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो इन कई सारे ऐसे शब्द होंगे जो बार बार आएंगे, और उनका अगर सही से मतलब नहीं पता होगा तो इतिहास को समझने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी। तो पुरालेखा शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी एपिग्राफी का मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन। अब वर्ड आया है शिलालेख, तो शिलालेख का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। शिला दो वर्डों से मिलकर बना है, एक है शिला और दूसरा है लेख। शिला का मतलब होता है पत्थर, और लेख का मतलब लिखा हुआ। तो यदि कोई पत्थर है और पत्थर पे कुछ लिखा हुआ हो तो उसे शिलालेख कहा जाएगा। और शिलालेख भी दो प्रकार के होते हैं। यदि बड़े पत्थर पे कुछ लिखा हो, मतलब पत्थर बड़ा हो, तो इसे कहा जाएगा बृहद शिलालेख। यदि छोटे पत्थर पे कुछ लिखा हो तो इसे कहा जाएगा लघु शिलालेख। अब शिलालेख के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड और यूज होते हैं जो मौर्य काल में हमें देखने को मिलेंगे। उनमें एक है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख के बारे में भी जान लें कि इसका क्या मतलब होता है। स्तंभ जैसे वर्ड है स्तंभ, स्तंभ का क्या मतलब होता है। स्तंभ का मतलब होता है पोल। जैसे कोई लंबा स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से पोल टाइप का, या खंभा कह लो, जिसे आप समझ जाइए। तो इस लॉन्ग से स्ट्रक्चर पे अगर कुछ लिखा हुआ हो
तो उसे कहेंगे स्तंभ लेख। इसे स्तंभ पे लिखा हो कुछ, तो स्तंभ भी दो प्रकार के होंगे, जैसे बड़ा स्तंभ है तो उसे कहेंगे बृहद स्तंभ लेख, और यदि छोटा स्तंभ है, छोटा स्तंभ है तो उसे कहेंगे लघु स्तंभ लेख। ये शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सब वर्ड मौर्य काल में जब हम पढ़ेंगे मौर्य काल को तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे, और भी यूज़ होंगे, पर वहाँ पे स्तंभ लेख वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और शिलालेख वगैरह ये सब शब्द हिस्ट्री में आते रहेंगे। और एक वर्ड होता है गुहा लेख, उसको भी समझ लेते हैं। तो वर्ड देखिए गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा यानी केव। तो यानी गुफा के अंदर यदि कुछ लिखा हुआ हो तो उसे कहा जाएगा गुहा लेख। इसे इस प्रकार समझिए, सपोज कीजिए ये एक केव है, गुफा है, एंड ये गुफा की वॉल है अंदर की। तो इस दीवार पे यदि कुछ लिखा जाएगा तो इसे कहा जाएगा गुहा लेख, यानी गुफा की दीवार पे कुछ लिखा हो। गुफा की दीवार पे कुछ लिखना या लिखा हुआ जो मिल जाए उसे कहा जाएगा गुहा लेख। एक और वर्ड होता है न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, इसका मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। आर्कियोलॉजी, ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें मतलब पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्वों का अध्ययन। पुरातत्व का क्या मतलब होता है? दो वर्ड से बना है, इसे तोड़ लीजिए। पूरा, पूरा मतलब पुराना, और तत्व, तत्व मतलब कोई वस्तु। तो कोई काफी पुरानी वस्तु मिल जाए और उसका अध्ययन किया जाए तो उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजी। और पुरातत्व वर्ड आया है तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इंग्लिश में कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने सन 1861 ईस्वी में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, इस प्रकार से पूछ लेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया, नीचे 4 नाम दे देगा। और अभी हाल ही में 2016 में एग्जाम हुआ था RRB NTPC का, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे चलते हैं, कुछ और कंसेप्ट को सीख लेते हैं। एक कंसेप्ट यूज होता है AD और BC। वैसे तो आपको पता होगा पर कई बच्चे को पता नहीं होता AD और BC क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं ईस्वी, ईसा पूर्व और ईस्वी। तो इसे हम समझ लेते हैं। तो ये एक लाइन ड्रॉ की है हमने और इसे इस प्रकार से बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा जो कर रहा हूं। ये सपोज कीजिए 21st सेंचुरी चल रही है,
यानी 2020 वर्ष है, जो वर्ष करंट वर्ष है, और ये 0 लाइन मान लेते हैं इसे। यहाँ से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। ये वो कैलेंडर है, विक्रम संवत से इस कंफ्यूज मत होना, ये कैलेंडर वो इंग्लिश कैलेंडर है जिसे हम फॉलो करते हैं। और ये लाइन है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट की। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जो बाद के ईयर होते हैं उन्हें कहा जाता है एडी, और बर्थ से जो पहले के ईयर होते हैं उन्हें कहा जाता है बीसी। एडी यानी ईसवी, और इसे बीसी यानी ईसा पूर्व। तो अगर लिखा जाए, सपोज कीजिए यहाँ पे 10 लिख दिया, 20 लिख दिया, 30, तो इसका मतलब ये 10 बीसी है। बीसी का मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 10 साल पहले। 20 का यहाँ 20 बीसी का मतलब होगा जीसस क्राइस्ट के जन्म से 20 ईयर्स पहले, और 30 बीसी का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 30 ईयर्स पहले। और सिमिलरली एडी का अगर 10, 20 और 30 लिख दिया जाए तो एडी होगा मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 10 साल बाद, 20 साल बाद, और यहाँ पे आ जाएगा बर्थ के 30 साल बाद। इस तरह से होता है ये। एडी का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। इसका मतलब होता है एमिनो डोमिनी। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब जो शाब्दिक अर्थ होता है ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड होता है। लिख देता हूँ, ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड, यानी हमारे भगवान के वर्ष। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो ईयर्स होते हैं उसे एडी लिखा जाता है। और बीसी का मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब बर्थ के पहले, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके बर्थ से जो पहले के ईयर्स होते हैं उसे ईसा पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है। बीसी लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर टाइप कीजिएगा कि चलिए 2020 चल रहा है, वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास 2 वायरस हैं और एक की बर्थ है 300 एडी और दूसरा वायरस है 300 बीसी का। ये 3 है, 300 बीसी का। तो आपको बताना है इनमें से बड़ा वायरस कौन सा है। ये ए वायरस है और ये बी है। तो आपको बताना है बड़ा कौन सा है। बड़ा मतलब उम्र में बड़ा, आयु किसकी बड़ी होगी, ए वाले वायरस की या बी वाले वायरस की। इसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आगे चलते हैं। सेंचुरी अभी लिखा था मैंने, सेंचुरी को भी थोड़ा समझ लेते हैं। सेंचुरी क्या होती है। सेंचुरी को हिंदी में कहा जाता है सदी या फिर शताब्दी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, समझना क्या है इसमें, पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जैसे ईयर लिखा होता है पर बच्चे को समझ नहीं आता कि वो किस सेंचुरी का ईयर है। जैसे कि 1820 लिख दिया जाए और पूछा जाए किस सेंचुरी का ईयर है तो कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को। वो इसे 18वीं सदी का ईयर बोल देता है, जबकि 18वीं सदी का ईयर नहीं है, ये 19वीं सदी का ईयर है। तो इससे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे 18th सेंचुरी है, इसकी जो स्टार्टिंग होगी 1 जनवरी 1701 से लेकर 31 दिसंबर 1800 तक होती है।
यानी 1701 से लेकर 1800 तक के जितना भी टाइम होगा उसे हम 18th सेंचुरी कहेंगे। सिमिलरली 1801 से लेके 1900 तक इस पीरियड को हम कहेंगे 19th सेंचुरी। और करंट में जो 1901 से लेके जो 2000 ये सेंचुरी थी, इसे कहते थे 20th सेंचुरी। और करंट में चल रहा है 2001 से लेके 2100 तक का समय, इसे कहते हैं 21st सेंचुरी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 1820 जो है 18वीं सदी का वर्ष नहीं है, ये 19वीं सदी का वर्ष है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए एक और, आपको ये बताना है कि भारत किस सदी में आज़ाद हुआ। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो अंत में जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ये सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज जो हमने पढ़ा उससे लेकर यदि आपको कोई डाउट या संशय है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज़ अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।